अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चिनार के पत्ते। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर साबिर हुसैन, जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जिन्होंने पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में किया। तो आज इनसे जानेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, और हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये एजुकेशन से सेक्टर से वाबस्ता है, तो इनका रुझान जो है वो यूथ के साथ बहुत ज़्यादा होता है, वो यूथ के साथ हमेशा इन टच रहते हैं। तो इनसे जानेंगे कि पास्ट क्या है यूथ का, करंट और आगे विजन क्या है यूथ का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। अच्छा सर, हमें थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएं, वेयर वर यू बोर्न, और उसके बाद एजुकेशन वगैरह क्या हुई है। तो इसमें दिलावर भाई, ये ज़रूरी है कि मैं जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी बता दूँ ताकि लोगों को ये भी पता चले कि मेरी उम्र कितनी है इस हवाले से। अच्छा, मेरा नाम तो आपने बता दिया है, डॉक्टर साबिर हुसैन। बेसिकली आई एम फ्रॉम किरमान, और किरमान में एक गांव है किरमाने के नाम से पहचाना जाता है। तो मेरी पैदाइश वहाँ है, और अराउंड 80s के अराउंड अबाउट जो है ना, ये पैदाइश है वहाँ पे। जो बेसिक एजुकेशन है मेरी, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल किरमान से है, और मैट्रिक तक एजुकेशन तो मैंने वहीं से हासिल किया था। और स्कूल में पोजीशन होल्डर रहा हूँ, और एक मोटिव था। और मेरे वालिद साहब, मरहूम वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको बख्श दे, उनकी भी जो है ना कुछ ऐसी मोटिव्स थे कि मेरा बेटा जो है ना आगे मेरा एजुकेशन कंप्लीट करे, और उसकी कोशिश में थे। उसके बाद ऑनवर्ड जब मैट्रिक मैंने पास किया, वहाँ से अच्छे मार्क्स थे मेरे, तो इस्लामिया कॉलेज पेशावर में मुझे एडमिशन मिल गया एफएससी में। सो वहाँ पे वही सो कॉल्ड उस ज़माने में कि आपने डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस की तरफ जाना है, अपनी सीट कवर करनी है, ये वो बड़ी कोशिश की है अपनी। और शायद तकदीर में ये नहीं था, लिखा नहीं था कि भाई मैंने मेडिकल डॉक्टर बनना है। तो कुछ मार्क्स की जो है ना मार्जिन से मैं रह गया, तो मायूसी तो थी उस वक्त, लेकिन वो कहते हैं ना कि मायूसी गुनाह है। बिल्कुल। तो ये भी ज़रा मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई आई कैन डू ऑन अदर साइड। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊँ। जब पोटेंशियल हो बंदे में और हौसला हो, कुछ भी कर फिर कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी साइड पे जाके कर सकते हैं। तो मैंने उस वक्त फिर इस्लामिया कॉलेज से बीएससी में मैंने एडमिशन लिया, और उस वक्त फिर उसके बाद बीएससी के बाद फिर मुझे थोड़ा सा ये विजन मेरा और वो हो गया। फिर कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था इस्लामाबाद, एमएससी बायो केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, ये उस वक्त 2002 गालिबन या 2003 की बात है। ये सब्जेक्ट ज़रा नया नया था, जैसे आजकल लोगों को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लत पड़ी हुई है कि ये एक नया सब्जेक्ट है। सो उस वक्त ये वाला ट्रेंड में था ये। ठीक है। तो मेरी चॉइस में भी था, और बाई चॉइस मुझे एडमिशन मिल गया उसमें। तो फिर मैंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, और 2004 में एमएससी के बाद फिर मैं एमफिल में आया हूँ। 2006 में जो है ना एमफिल कंप्लीट किया। इसके बाद फिर और मज़ा आया कि चलो यार कुछ आगे भी पढ़ देते, क्योंकि वो एमफिल में कोई रिसर्च थोड़ी सी ना अवेयरनेस आ गई, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदे को ना ये। तो उसके बाद फिर पीएचडी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन पीएचडी में इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था। ज़बरदस्त। और मेरी सिलेक्शन जर्मनी के लिए भी हुई थी पीएचडी के लिए, और जो टेस्ट मैंने पास किया था उस वक्त, लेकिन उसमें फिर ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक लेटर आया था, कहते हैं कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं है, तुम सब्र करो। तो मैंने कहा इनका सब्र करने की बजाय अगर मैं लोकल स्कॉलरशिप अवेल करूँ, ऐसा ना हो कि ये पता नहीं कब आएंगे, टाइम ज़ाया हो जाएगा, कब अमीर होंगे हम। तो फिर मैंने लोकल स्कॉलरशिप जो था इनका, वो मैंने अवेल किया। उसमें अच्छे खासे पैसे थे, और हमारा भी गुजारा होता रहा है, घर वालों का भी गुजारा होता रहा है। उस वक्त हमारी हालात भी ठीक नहीं थे घर वालों के, जाहिर है पैसे कहाँ होते हैं इस वजह, स्टूडेंट लाइफ में कहाँ होते। तो फिर एक मुश्किल प्रोजेक्ट था, और जो स्पेशलिटी है मेरी उसमें वो कार्डियोलॉजी साइड पे काम था मेरा, कार्डियक डिजीज़ पे। और हमने बड़ा अच्छा रिसर्च किया, और बड़ी अच्छी जो है ना पब्लिकेशंस हैं हमारे, बड़ा अच्छा काम किया। ऑनवर्ड फिर ये था कि एक मोटिव था कि अब करना क्या है आगे, पीएचडी तो कंप्लीट हो गई है। तो मुझे अक्सर दोस्त कह रहे थे कि भाई आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
आपको दूर किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, बलूचिस्तान साइड पे, फाटा साइड पे, या वो स्वात साइड पे। ठीक है। तो तकदीर की बात है और कंपटीशन इस्लामाबाद में। फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मेरी सिलेक्शन एट अ टाइम 2 यूनिवर्सिटी में हुई थी, एक इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में और एक कॉमसेट यूनिवर्सिटी में। जबरदस्त। और एट अ टाइम दोनों से मुझे ऑफर लेटर्स आए थे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं किस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लूँ। एज अ प्रोफेसर की बात एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि PhD की कंप्लीशन के बाद की बात है ये। तो इंटरेस्टिंग जब एक इन्वायरमेंट बन गया, सोच विचार के बाद और एक करीबी दोस्तों से मशवरे के बाद, तो इस्लामिक इंटरनेशनल को फिर मैंने छोड़ दिया और तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी में। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली वहाँ भी मैंने बड़ा अच्छा काम किया और टाइमली फिर प्रमोट हो गए। अब आपकी दुआओं की ज़रूरत है और सुनने वाले जो सामीन हैं उनकी भी दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम तो दुआ नेक्स्ट ये फरवरी मार्च तक जो है ना, ये डोजियर फिर जाएगा प्रमोशन के लिए और ये आखिरी प्रमोशन है, मतलब फुल प्रोफेसर उसके बाद तो प्रमोशन होने नहीं है, तो कोई सीट जब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। तो ये सारी स्टोरी है मेरी। बायोकेमिस्ट्री जैसे आप कह रहे हैं कि उस टाइम ये ट्रेंडिंग था, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा खुद इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक में। लाइक इन माय स्टूडेंट लाइफ केमिस्ट्री की मुझे समझ नहीं आती, फिजिक्स की मुझे समझ नहीं आती। आई डोंट नो कि मेरा उस साइड पे इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो सर बायोकेमिस्ट्री चूज करने की क्या मोटिवेशन क्या थी या क्या पर्सपेक्टिव था आपका कि इस साइड पे आप आए? असल में ना उस वक्त जब ये सब्जेक्ट आया ना, ये इंटरेस्टिंग ऐसे बना था कि इसके नाम के साथ ना एक और चीज़ भी लगवा दी गई थी उस वक्त। और ये यहाँ से स्टार्ट नहीं था, ये यूरोप से स्टार्ट हुआ था। जाहिर है जो चीज़ वहाँ से होती है फिर वो पाकिस्तान में बड़ी देर ट्रेंड में इधर आ जाता है। बायोकेमिस्ट्री के साथ एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, वो जो डिग्री थी ना वो बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थी। अब असल स्टोरी है दोनों एक ही चीज। अब असल स्टोरी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जैसे हम इस कायनात में यूनिवर्स में रहते हैं ना, ये दुनिया है जो हमें नजर आ रहा है, इसी तरह इंसान की जो बॉडी है ना, ये खुद एक कायनात है, यूनिवर्स है जो हमें नजर नहीं आती। जब हमें नजर नहीं आती तो उसको हमने कैसे देखना है? बिल्कुल। तो उस तक जाने के लिए जो है ना, जो रास्ता है, जो फील्ड है, वो है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जबरदस्त। कि इसमें वो सारी आपकी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, जो बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, जो हम खाते हैं, जो हमारी नशोनुमा होती है या जो हमारी ग्रोथ होती है, वो सारी उस कायनात का हिस्सा है। क्योंकि जाहिर है अगर एक इंसान सेहत वाइज जो है ना वो ठीक है तो आगे परफॉर्मेंस देगा, बिल्कुल वो आगे परफॉर्म करेगा, आगे सोसाइटी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा। अगर वो ठीक नहीं है तो वो तो बीमार बेड पे पड़ा रहेगा। तो इन चीज़ों की भी वक्त के साथ साथ ज़रूरत है, जिसका रिजल्ट ये निकल आया है कि ऐसी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमें नज़र नहीं आती। इवन इस इन्वायरमेंट में जो हम रह रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हैं। तो अगर ये सारी नॉलेज जो है ना हमें पता चल जाए, ये वो फैक्टर्स थे कि मुझे उसने मोटिवेट कर दिया कि मैंने इस फील्ड में जाना है। क्योंकि उस वक्त ये डिजीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में ना कोई लोगों को इतना था नॉलेज, ना कोई इतना ये डायग्नोस्टिक सिस्टम इतना डेवलप था। तो मुझे इसमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। तो मेरा ख्याल है कि बारिशनार के इलाके से आई वॉज द फर्स्ट कि मैं बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आया, उस वक्त की बात है। अब तो माशाल्लाह बड़े हमारे नौजवान यूथ है वो इस फील्ड में आ चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। अच्छा सर, कुरुम डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कौन से मसले आपको नज़र आते हैं कि बायोकेमिस्ट्री उसको सॉर्ट आउट कर सकती है, या उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, या उस पर काम अभी रहता है हमें करना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर मैं इसके बारे में कुछ कमेंट्स करूँ ना, उससे पहले थोड़ा सा मैं इसे मज़ीद एलेबोरेट करूँ इस क्वेश्चन को। ये हर फोरम पे पूछा जाता है कि इस सब्जेक्ट वाइज, मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री की बात नहीं करूँगा, देयर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स और भी हैं। अक्सर ये जो स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास आते हैं एडमिशन्स के सिलसिले में, बारिशनार से जिनका ताल्लुक है, यंग जो यूथ है हमारे, उनका रुझान ज़्यादा या जो ट्रेंड है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ है। पता है, वो मैंने जहाँ तक मैंने स्टडी किया हुआ है वो ये है कि अक्सर बच्चों के जहन में ये है कि कल को अगर कोई जॉब ना मिले तो कंप्यूटर साइंस से मैं घर बैठ के अपने पैसे कमा सकता हूँ। असल प्रॉब्लम है ये यहाँ पे।
अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया आया और उसके पीछे लोग पड़ गए, ठीक है सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट है ज़रूरत, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम बस पोस्ट डाल के उनको इग्नोर कर दें, छोड़ दें। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अहमियत होती है। नो डाउट। मेरे पराशनार से अफसोस है कि मैं फिजिक्स में किसी बंदे को नहीं देख रहा हूँ, हालांकि फिजिक्स जो है ना हमारी वक्त की ज़रूरत है। बायो केमिस्ट्री और ये मेडिकल साइंसेज या हेल्थ साइंसेज इस हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है ना प्ले करते हैं कि आजकल देखो ये पिछली आपके रिसेंटली एक वबा आई थी, पेंडेमिक सिचुएशंस, एंडेमिक सिचुएशंस बन गई थी और कोरोना वायरस आ गया था। ये लोगों में जिन लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस, वो इतना खौफ में मुब्तला हो गए थे वो लोग कि उनकी वो यकीन जानिए वो खौफ की वजह से वो उनकी डेथ हो गई है। नो डाउट ऐसा ही है। वो प्रॉब्लम यही थी कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की। तो ये मैं अपने इलाके के बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और बल्कि उनको ये बताऊँगा कि हर सब्जेक्ट की अपनी जो है ना एक अहमियत होती है, बिल्कुल, और वो अहमियत आपने मेंटेन रखनी है। देखो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस में जाते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं करते तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस है, करना तो आपने ही है ना। तो जो एनर्जी आप कंप्यूटर साइंस में यूज़ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो अगर वो आप बायोकेमिस्ट्री में लगाएंगे भी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। हेल्थ सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है ना देखें। एक ज़रा मिसाल एक ऐड कर दूँ, हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम थे, सरदार हुसैन, स्कूल में जो हमें वो पढ़ाते थे पाकिस्तान स्टडी, उनकी एक स्टेटमेंट मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी भी है और अभी तक याद भी है। वो कहते थे कि भाई आप एक जो रबाब है ना म्यूज़िक में, कहते हैं ये सीख लो लेकिन शौक से और तरीके से सीख लो, ये एक्सपर्ट बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ। तो जब आप एक्सपर्ट बनोगे तो सोसाइटी को आपकी ज़रूरत होगी। बिल्कुल। तो आप बेशक बायोकेमिस्ट्री में आ जाएं, आप एक्सपर्ट बन जाओ, सोसाइटी आप में आपकी ज़रूरत भी करेंगे और आपकी डिमांड भी होगी। मेरी ज़रूरत है, मुझे पता है, मैं आज इस पोजीशन पर हूँ, मुझे ज़रूरत, मेरी ज़रूरत का मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ से ऑफर्स आ रही हैं। बिल्कुल। और ये तो खैर मेरी अपनी एक लाइफ है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे पीछे गाँव का सेटअप है या जो भी है, तो मैं बाहर भी मूव कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, ऑफर्स हैं मेरे पास। लेकिन ये है कि कुछ मजबूरियों की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये हर बंदे की अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद बनानी है फिर, क्योंकि लाइफ की जब आप उस स्टेज में चले जाते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपने वो खुद उसको फिर अवील करनी होती है, वो डिसीजन फिर आपके पास होता है। तो जवानों को ये है कि मैसेज है कि आप चूज़ करें, फिजिक्स में आएँ, आप बायोकेमिस्ट्री में आएँ, आप केमिस्ट्री में आएँ। बिल्कुल। और आजकल इनकी भी बड़ी ज़रूरत है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के पीछे ना भागे, कंप्यूटर साइंस भी अच्छा है, आप डेटा साइंस में भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट साइंसेस में भी जा सकते हैं। एक परशनार में ज़्यादातर मैनेजमेंट साइंसेस के बच्चे हैं जो पढ़ते भी है मैनेजमेंट साइंसेस, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जो है ना वो नहीं है फील्ड में, या कंट्रीब्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा। लाइक सर आप ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के पीछे हमने नहीं जाना। जितने फील्ड्स हैं, एक माशरे को हर एक फील्ड की जरूरत होती है ताकि उसको फायदा दे सके। सिर्फ एक चीज के पीछे हमने नहीं भागना कि बस जैसे हमारी पारा चिनार की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, काफी वेव्स चली हैं। ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे जा रहे थे तो उसके पीछे सारे पड़ गए, फिर कनाडा, यूएस, और उसके लिए वो जो डंकी का वर्ड यूज होता है तो उसमें भी चले गए और काफी ज्यादा लोग इवन उसमें मरे भी हैं, कश्तियां डूबी हैं। तो सिर्फ वो चीजें थोड़ी ना है, इधर पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर आप स्किल यूटिलाइज करो, स्किल सीखो, इन्हीं फील्ड्स में जाओ तो इनकी बदौलत भी आप इवन जा सकते हो अगर उधर बहुत ही ख्वाहिश है तो। वो असल में ना ये पता है ये बहुत एक अजीब सा सेटअप है ये कि जैसे आपने जिक्र किया ना कि कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया के पीछे पड़ गए, ये चूंकि हमारा टॉपिक भी यूथ के हवाले से है, बिल्कुल, तो मैं इसको ज़रा घुमा के ना यूथ पे ही फोकस रखूँगा ताकि यूथ जो है ना, यूथ के बारे में पहले मैं बताऊँ कि हमारे यूथ के बारे में मतलब क्या क्या कुछ कहा जा सकता है, मतलब क्या उसके बारे में। तो पहले तो यूथ को हम डिफाइन करेंगे। देखो यूथ को मैसेज भी है इसमें, यूथ के बारे में मैं कुछ कमेंट्स भी करूँगा। बिल्कुल। यूथ के बारे में रूजवेल्ट कहता है कि हम अपने यूथ को जो है ना बेहतरीन फ्यूचर नहीं दे सकते, लेकिन उस यूथ को एक बेहतरीन फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, जबरदस्त।
ऐसे इस फ्यूचर के लिए हम एक बेहतरीन यूथ को तैयार कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आया, पहले मैं करंट पे बात करूंगा क्योंकि देयर आर 3 प्रोस्पेक्टिव्स हैं कि एक फ्यूचर है, एक पास्ट है, एक करंट है। करंट यूथ पे बात करूंगा। ठीक है। अगर पास्ट पे जाऊंगा तो फिर मैं अपनी मिसाल दूंगा, अपने ज़माने की बातें करूंगा कि पीछे जो है ना क्या सिचुएशंस थी। फ्यूचर जो है ना आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी और ये सारे जो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी भी ज़रा बात होगी उसके कि यूथ को क्या मसाइल हो सकते हैं। और करंट की बात यह है कि यूथ जो है ना, अब यूथ को क्या हम प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। मतलब जो फ्यूचर है, बेस्ट फ्यूचर हम जो है ना हम दे तो नहीं सकते। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बेस्ट फ्यूचर दे सकता हूँ, नहीं। हाँ, मैं अपने बच्चों को तैयार कर सकता हूँ उस बेहतरीन उसके लिए। तो वो ये तैयारी नहीं है कि बच्चों को जो है ना या यूथ को आपने पैसे के पीछे लगा दिया कि समंदर में भाग जाओ और ऑस्ट्रेलिया से पैसे कमा के ले और वो सब कुछ है। असल में ये प्रायोरिटीज़ है कि हमने यूथ के जहन में जो है ना जो प्रायोरिटीज़ है वो सिर्फ पैसा रखा है, पैसा ही रख दिया, पैसा रखा है। बच्चा जैसे मैच्योर होगा, बाले होगा, उसके जहन में पैसा आएगा। तो पैसे के साथ साथ एक और भी बड़ी बीमारी है जो ये ख़तरनाक बीमारी है जिसका मैंने नोट भी किया, दैट इज़ पॉपुलैरिटी, फेम जो है ना, पॉपुलैरिटी। वो चाहते हैं मैं पॉपुलर हो जाऊँ। भाई पॉपुलर ऐसे नहीं होता और पैसे भी ऐसे नहीं आते। ये जो पैसा है ये होगा भी तो क्या होगा, पैसा क्या करना है पैसे का, ज़्यादा पैसे का। इंसान को अल्लाह ताला ने बेतहाशा पावर दी है, नो डाउट। और वो पावर जो है ना वो मैच्योर होती है पावर, या वो पावर बनती है या वो पावर जमती है, वो इस स्टेज में बनती है कि जैसे ये 14-15 साल उसके गुजर जाते हैं बच्चे के, और वो एक मैच्योरिटी लेवल पे आता है ना, यहीं से उसका सफ़र स्टार्ट होता है। बिल्कुल। क्योंकि ये दुनिया चलती ही यूथ पे ही है। यूथ आपका मजबूत है, यूथ आपका स्ट्रॉन्ग है, यूथ आपका मैच्योर है, यूथ ओरिएंटेड है। अगर यूथ ओरिएंटेड है तो बात बनेगी। बिल्कुल। मैं अपने परशनार का मिसाल दे दूँ, मेरे परशनार के नौजवान ओरिएंटेड नहीं है। They don't have a vision. No, there is no vision. आप जाके देखें, उनसे मिलें, वहाँ पे मैंने देखा है खुद। यूथ की तरबियत होती है पहले 15 सालों में। बिल्कुल। वो तरबियत में देयर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं। पहली तरबियत उनके घर में है। घर में एक मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहा था कि नहीं, उसकी जो वालदा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे की तरबियत करे। मतलब जब तरबियत वो करे तो उसको एजुकेटेड होना चाहिए। तरबियत के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये किसने कहा? तरबियत बगैर एजुकेशन की भी हो सकती है। एक मुआशरा है, हमें अच्छा बुरा नज़र आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसके लिए किताबें पढ़ दें और एजुकेटेड हो, तब उसकी तरबियत हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि उसकी तरबियत को फोकस करें, 14-15 सालों में उसकी तरबियत हो। सुसाइड अटैक्स क्यों ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा है। इंसिडेंट्स क्यों ज़्यादा है? अच्छा, मेरा अब ये जो मेरे ऑब्जर्वेशन है ना, ये जो मैं गया हूँ था पिछले 1 महीने में 40 दिन मैंने गुजार के आया हूँ। मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने अक्सर यूथ को देखा है नशे में मुब्तला है। ये सिगरेट तो आम सी चीज़ है और वो भी फैशन बनाया हुआ है। काश कि ये फैशन जो है ना सिगरेट को नहीं, ये एजुकेशन को फैशन बना देते, उनको कोई समझा देता है। अच्छा, वो बात फिर वही स्टेक होल्डर्स की तरफ आती है कि स्कूल टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, इलाके के बुजुर्ग हैं, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका क्या किरदार है। अब जैसे मैं अपने गांव का बंदा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वहाँ पे जाके वो करूँ। लेकिन मैं जब वहाँ जाता हूँ, मैं किसी से ऐसी बात करता हूँ, मेरे पीछे हंसते हैं, ये पता नहीं कहाँ से ये मुला आ गया, पता नहीं कौन से कहाँ से आ गया। असल चीज़ यही है कि स्टेक होल्डर्स ने रोल प्ले करना है, और इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है ना ये स्टेट का भी आता है। नो डाउट। भी गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट को चाहिए फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दे दे वहाँ पे। स्टार्टअप्स हो सकते हैं, एग्जैक्ट इनिशिएटिव्स हैं देयर, और सब सेवरल टाइप की जो इनिशिएटिव्स हैं उनको चाहिए कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करे हमारे बच्चों पे, और बच्चों की प्रायोरिटीज़ को जो है ना डिटरमिन कर लें। तो जाहिर है अगर उनको ये चीज़ें नहीं मिलती, उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया भागना है। नो डाउट। उनके जहन में स्कूल में मैट्रिक पास करते कहते मैंने यूरोप जाना है। ओ भाई, यूरोप किस लिए जाना है? डॉलर्स कमाने जाना है। तो
फ्रैंकली स्पीकिंग सर उनके पास कोई विजन उधर का भी नहीं होता कि हम जा क्यों रहे हैं। वो बच्चे रिवर्स में अपने घर के हालात देखते हैं कि मेरे घर में पता नहीं क्या मुफलिसी है, गुर्बत है, ये है वो है। अब वो बर्दाश्त भी नहीं है ना, वो जो बर्दाश्त होती है एक, वो भी ख़त्म हो चुकी है। वजह ये है कि हमने फोकस नहीं किया इस यूथ के ऊपर, इनकी जो करंट यूथ है जिसपे हमने फोकस नहीं किया, हमने इनकी तरबियत नहीं की, इनको हमने टाइम नहीं दिया। सबसे पहले कि वो पेरेंट्स हैं वो पता नहीं अपने जॉब की या अपनी मसरूफियात के सिलसिले में सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, या सालों साल बाहर होते हैं, दुबई में होते हैं, किसी और जगह होते हैं। वो बच्चे ऐसे माहौल में पले बड़े हो जाते हैं कि उनकी इंटरेक्शंस देयर और डिफरेंट पीपल्स की वहाँ होती है। तो वो बच्चा फिर क्या बनेगा, उनकी तरबियत 14-15 साल है, 14-15 सालों में उन्होंने आगे डिटरमिन होना है कि मैंने क्या करना। उनका माइंड बन रहा होता है उस टाइम पर। एजुकेशन, वो भाई आपके पास अगर बेतहाशा पैसा हो लेकिन आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में वो चार्म नहीं आएगा जो आना चाहिए, आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका डेवलप नहीं होगा, तो तरक्कियाँ ऐसे नहीं होती पैसे से तरक्की नहीं होती। हाँ, अगर देखना चाहते हैं कि कौन सी आजकल जो कौमें हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, चलो अमेरिकन के पास पैसा ज़्यादा है, तो अमेरिका ने दुनिया में जुल्म तो शुरू कर दिया है, हर जगह जुल्म कर रहे हैं, वो जालिम हैं, उसके पास पैसा है। लेकिन इसके मुकाबले में ऐसी कौमें भी हैं जो मुहज़्ज़ब हैं, जैसे जापान है। अब जापान का मिसाल ले लें, एजुकेटेड है, वहाँ पे एजुकेशन कैसी होती है, उनके एजुकेशन सिस्टम मुझे बड़ा पसंद है। वो बच्चों को स्कूल में प्रैक्टिकली जो है ना वो समझाते हैं सारी चीज़ें कि 2-3 घंटे आपने स्कूल में सफाई करनी है, टीचर उनके साथ लग जाते हैं कि सफाई करनी है। वो यूथ को ऐसे प्रिपेयर करते हैं। हमने यूथ को कुछ और दिया है, अब हमें सोचना पड़ेगा और स्टेक होल्डर्स को भी सोचना पड़ेगा और हमारे बड़े बुज़ुर्गों को भी सोचना पड़ेगा, इलाके के बुज़ुर्गों को भी सोचना पड़ेगा। जैसे हमने यूनियंस बनाए हैं, यूनियंस को भी सोचना पड़ेगा और ख़ासकर पेरेंट्स को भी जो है ना कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी तरबियत करें, क्योंकि एजुकेशन तो होती रहती है, एजुकेशन इतना बड़ा मसला नहीं है, आप उनकी तरबियत करें। अगर तरबियत याफ्ता बच्चा है उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, तरबियत याफ्ता बच्चा ना हो उसकी एजुकेशन कोई फ़ायदा नहीं है, उसके हाथ में डिग्री होगी फ़ायदा कोई नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन सर इधर अगर देखा जाए तरबियत भी हम ऐसे मास्टर में कर रहे हैं जो वो भी नहीं हुए। अगर सही बात की जाए, उनकी अपनी एजुकेशन या उनकी अपनी तरबियत जो होनी चाहिए थी या उस लेवल पे प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हमें। हमारी जो यूथ को जो हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा। जैसे इवन अगर मैं स्कूल्स की बात करूं, मैं थोड़ा खुल के ये बात करूंगा क्योंकि सर योर आल्सो फ्रॉम एजुकेशन, ये हाईलाइट होनी चाहिए। ये स्कूल में अगर मुझे बोला गया है तो मैट्रिक पास करो अच्छे नंबरों से वरना फिर नौकर नहीं बन पाओगे, जॉब बेसिकली नौकरी है। मुझे लीडरशिप माइंड में बनना चाहिए, ना कि एक नौकर माइंडसेट के साथ। नो डाउट जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट, आपकी लर्निंग भी होती है, सराउंडिंग में जितनी लोगों के साथ आप एक्सपर्टीज शेयर करते हो उनसे नॉलेज मिलती है। लेकिन जब मुझे स्कूल्स में, मुझे घर में ये चीज़ें बोली जाएंगी कि आप अगर मैट्रिक सही पास नहीं करोगे अच्छे नंबरों से तो आप नौकर नहीं बन पाओगे, अच्छी सैलरी नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर से भी ये चीज़ चल रही है। फिर स्कूल में भी मुझे यही बोला जाता है अगर अच्छा नहीं पढ़ोगे, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आप अच्छा नहीं कमा पाओगे। तो एंड गोल तो आपकी वाली बात ही है कि पैसा। तो मुझे अगर स्कूल में, मुझे घर में, मुझे बड़े बुजुर्ग सारे यही बोल रहे हैं कि नौकर बन जाओ, जॉब करो या इवन बिजनेस करो, लेकिन मेन एट द एंड गोल मुझे बताया जाता है पैसा। मेरी सारी तरबियत तो पैसे की सराउंडिंग में वो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि कर सकते हैं? जी, पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। असल में ना ये पॉसिबिलिटीज के हवाले से ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हर जो सेक्टर है फॉर एग्जांपल, या जिसमें स्टेक होल्डर्स है या जिनकी इन्वॉल्वमेंट है यूथ की प्रिपरेशन में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर पहचान दें, मतलब इनिशियली अगर देंगे तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लें तो ये दूसरा ये कि फिर हमारे जो स्कूल सेटअप है इनिशियली और फिर कॉलेज सेटअप है, उनके जो टीचर्स हैं या जो मुअल्लिम हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें, और गवर्नमेंट है, स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देख लें
तो एक अच्छा जो है ना एक अच्छी नस्ल तैयार हो सकती है जिसकी फ्यूचर ब्राइट हो। फ्यूचर जो है ना फिर वो ब्राइट होगी और फ्यूचर जो है ना वो बेहतरीन हो सकती है। हमने असल में ना यूथ को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यूथ पता है बड़ी इलास्टिक चीज है, जैसे रबड़ नहीं होता, आप उसको किसी तरफ खींचो, ऐसे करो वैसे करो। यूथ बड़ी मजे की चीज है। ये यूथ जो है ना, इसको अगर मैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करूँ ना, तो ये स्टेम सेल्स हैं। जैसे हम स्टेम सेल्स को जो है ना उनके वो करते हैं ना, यूज करते हैं कि ये ऑर्गन बनाओ, ये करो वो करो। यूथ भी वही चीज है। अब यूथ को एक्सप्लॉइट किया जाता है। यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो मायूस है। और मायूस जो है ना वो क्या करता है कि ऑन द स्पॉट उसको जो भी नजर आए ना वो उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे आजकल यूरोप का वो बना हुआ है कि बस हम चला हुआ, हालांकि ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। मैं यूथ के मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ ना, मैं यूथ के मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। मेरा यूथ ही है जो इस मुल्क को, इस मुआशरे को कुछ दे सकता है। अगर आप देखिए तो ये जो रेवोल्यूशंस आई हैं पहले भी ज़माने में यूथ की वजह से आई। ये रिसेंटली बांग्लादेश में जो है ना ये बड़ा हुआ है, देखो ना, इनका एक मोटिव था, वो एक अपने बंदे को ला के बिठा दिया उन्होंने। लेकिन वहाँ कोई उनको अपॉर्चुनिटीज ऐसे प्रोवाइड की गई थी, एक उसमें स्टेट का भी बड़ा रोल था। स्टेट के बगैर ये नामुमकिन था, नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे भी ऐसी जो है ना एक अच्छी तब्दीलियाँ आनी चाहिए ताकि यूथ आगे आई, फ्रंट लाइन पे आई यूथ। जो हमने वहाँ यूथ को पता है मरवा दिया है, मैं बड़ा क्लियर कह दूँ, हमने यूथ को मरवा दिया है हर प्रोस्पेक्टिव में। हमने यूथ को वो जो है ना अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। असल में ना मतलब इनकी समरी अगर मैं बताऊँ ना, हमने यूथ को प्रिपेयर नहीं किया, हमने वो काउंसलिंग नहीं दी यूथ को। हमें वो काउंसलिंग देनी है यूथ को। तो यूथ को जब हम काउंसलिंग करेंगे तो आगे वो जाके परफॉर्म करेगा ना, वो यूरोप के पीछे नहीं भागता रहेगा। उनकी प्रायोरिटीज फिर ये नहीं होगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाऊंगा तो बस ठीक है। अभी रिसेंटली नतीजा रिजल्ट आया है कोई उसका, उसके बारे में भी बड़ा मशहूर है, चल रहा है सोशल मीडिया पे कि कुछ फेल हो गए कुछ। ये पता है ये वो फोर्सेस है जो वो इस इलाके में या हमारी सोसाइटी में ना वो ऑपरेट कर रही हैं। इसकी वजह से हमारे बच्चों को ना उस लाइन पे लगा दिया है। जाहिर है उसको नकल के आप चीटिंग की जो है ना अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, उसने तो चीटिंग करनी है, उसको क्या पता, उसकी ज़िंदगी की अहमियत का क्या पता। यूथ की काउंसलिंग करोगे तो उसको ज़िंदगी की अहमियत का पता चल जाए। डेफिनेटली। आपने उसको मोटरसाइकिल पकड़ा दिया कि चलाओ बेटा, आपने उसके हाथ में सिगरेट दे दिया कि पियो बेटा करो, तो उसने तो करना है। ये तो वही स्टेम सेल है, उसको जिस लाइन पे लगा दो कि आपने लगा दिया है। लेकिन यूथ से जो है ना मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पहले ज़माने में ऐसे हो सकता था, आजकल के ज़माने में ये रोका जा सकता है। यूथ बजाते खुद भी इसको रोक सकता है। पता है क्यों? कैसे ऐसे रोक सकता है भैया कि आजकल डिजिटल ज़माना है। बिल्कुल डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ आपके हाथ में है। आपको दुनिया की हर ट्रेंड डे बाई डे आपके हाथ में है कि क्या चल रहा है इस वक्त दुनिया जो है ना उसकी डायरेक्शंस क्या है। इकोनॉमी जो है ना हमारे मुल्क की इकोनॉमी के साइड पे चल रही है और मुल्कों की इकोनॉमी के साइड पे चल रही है। कहाँ के हालात ठीक है, कहाँ के हालात ठीक नहीं, आप अपडेटेड है, हर चीज़ आपके पास है। अब तो आपने जो काउंसलिंग जो है ना मेरे इलाके के बुजुर्गों से लेनी थी, जो आपको ज़रूरत थी, इमाम बरगाहों से आपने लेनी थी, वहाँ पे मस्जिदों से आपने जो काउंसलिंग लेनी थी, जो आपके लिए ज़रूरत थी, स्टेट से आपने जो काउंसलिंग लेनी थी, सपोर्ट लेनी थी, वो आप अब खुद भी ले सकते हो। बिल्कुल। आप अपनी जो है ना अब सोशल मीडिया या बाकी जो नेट गूगल है या बाकी, आप उनकी इस्तेमाल को सही तो बनाओ ना। आप उसकी मसला है सर कि हमारे इलाके में सोशल मीडिया और इंटरनेट को यूज़ ही गलत तरीके से किया जाता है। एक्चुअल जो पर्पस है उसका वैसे यूज़ नहीं हो रहा, और वो जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, सॉरी टू से कि ये इस यूज़ के लिए तो मैं कहूँगा बनाया ही नहीं गया। वो नेटवर्किंग के लिए बनाया गया, ना कि एक दूसरे के पीछे पढ़ने के लिए। नहीं ये पता है ये सोर्स ऑफ इनकम भी है, नो डाउट। ये लाइफ है। बिल्कुल। देखो मैं आपके पास आया हूँ तो मोबाइल के थ्रू आया हूँ, ऐसे ही मोबाइल ना होता तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते मुझे तो एक हफ्ता लगना था। बिल्कुल। ये इस्तेमाल है। आपने प्रायोरिटीज, यूथ अगर अभी अपनी प्रायोरिटीज जो है ना उनको डिटरमिन करे ना, या उनकी डायरेक्शंस को अगर वो बना देना, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। यूथ अगर डिपेंडेंट रहे इन स्टेक होल्डर्स के ऊपर ना, यूथ ऐसे ही बर्बाद रहेगा।
अब तो इन स्टेक होल्डर्स ने तो कुछ करना नहीं है, उन्होंने तो यूथ को बंदूक पकड़ा दी है, भाई लड़ो करो ये झगड़े। यूथ को जो है ना इतने डिफ्राइव कर दिया कि उसको कहे कि भाई तुम छोड़ दो मैट्रिक, बस जाओ बाहर ऑस्ट्रेलिया से पैसे कमा के लिए, यूरोप में जाओ, इलीगल तरीके से इराक में जाओ, पता नहीं कहाँ जाओ, कैसे जाओ। सिमिलरली यहाँ पे पंजाब और ऑल ओवर पाकिस्तान ये सिचुएशन है, हर जगह पे ये चीज़। अच्छा, फिर वो यूथ है, जाहिर है उनकी लाइफ है, उसने सुबह निकलना होता है, शाम को आना होता है, उसने अपने एक स्टाइल से ज़िंदगी गुजारनी होती है। उनको ना अपने जिस्म को, दिमाग को सुकून देने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लोगों के साथ सोसाइटी बन जाती है, फिर वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ जो उनके लिए अच्छी नहीं होती उन एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं। इस पे उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है, और ये घर से होता है, और घर वालों को चाहिए कि अपनी यूथ पे नज़र रखें। ये सबसे अहम जो है ना, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि खुमैनी ने भी ये कहा था कि तालीम के बगैर तरबियत और तरबियत के बगैर तालीम जो है ना, ये कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसको हाईलाइट करूँ कि तरबियत इज़ द इम्पोर्टेंट, आपने जो है ना फैक्टर है, ये तरबियत बहुत ज़रूरी है। और तरबियत जो है ना, वो तरबियत जो पहले 15 सालों में होती है, बच्चे को आपने समझाना होता है अच्छा बुरा, उसकी जो है ना लाइन को आपने डिटरमिन करना होगा। एक दफ़ा वो लाइन डिटरमिन हो गया तो फिर उसके बाद होगी, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं असल में ना 3 चीज़ों पे, पास्ट है, करंट है और फ्यूचर है। तो ये पता है, ये ऐसे हम कहते हैं कि पास्ट है, फ्यूचर है, करंट है, नहीं, ये कनेक्टेड है। बिल्कुल 15 साल आपके पास्ट है, पास्ट हमेशा भूल जाता है, बंदे को याद नहीं रहता, उसमें से कुछ याद रहता है, कुछ नहीं होता, अमूमन भूल जाते हैं। करंट आज क्या, करंट ही एक जो है ना वो दौर है, वो से सेटअप है कि जिस पे आपने फ्यूचर को भी डेवलप करना होता है, और आने वालों के लिए जो उनका वो है करंट है, वो भी आपने डिटरमिन करना होता है, वो भी प्रिपेयर करना होता है। तो जाहिर है मैं अपने फ्यूचर को क्या दे सकता हूँ, उसको यूथ को क्या दे सकता हूँ, फ्यूचर के लिए कैसे तैयार कर सकता हूँ। वो जब आगे आएंगे तो पीछे वो अपनी यूथ को तैयार करेंगे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, लेकिन ये सिलसिला यहाँ पे कटअप हो गया है। हमने 15 साल तक बच्चे को गोद में ले लिया है, प्यार मोहब्बत हमने किया, लेकिन हमने उनको तैयार नहीं किया। फिर 15 साल से 30 साल तक जो है ना, इस ड्यूरेशन में उसको हमने तनो तनहा छोड़ दिया है। तनो तनहा ये है कि वो शाम को कितने बजे आया, किसके साथ बैठता है, कहाँ जाता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, मोबाइल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमने उनको समझाया भी नहीं था, हम देख भी नहीं रहे, हम उनको इनकरेज भी तो नहीं कर रहे ना। बच्चे यूथ को जितना इनकरेज करोगे, लेकिन अच्छी चीज़ों की तरफ लेके आओगे, फिर उसको इनकरेज करो। यूथ इलास्टिक है, यूथ जो है ना उसी साइड की तरफ मुड़ना चाहो वो मुड़ जाएगा। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे बराजनार के जवान जो है ना, वो जवान नहीं है जो होने चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनकी प्रायोरिटीज़ जो है डिटरमिन नहीं है। मोटरसाइकिल पे घूमना फिरना सारा दिन, ये कोई लाइफ थोड़ी लाइफ नहीं है। ये पता है, ये बात में क्या बनेगा, बड़े होके क्या बनेंगे, ये तो पता है, ये एक जवानी है, जज्बाती है ये लोग। ये जब 30 ईयर्स के बाद जाएंगे ना, इनके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आना शुरू हो जाएंगे। इन्होंने जो 15 साल या 20 साल गुजारे हैं ना, इनके कॉन्सिक्वेंसेस 30 ईयर्स के बाद आना शुरू हो जाएंगे। इनके सेहत के मसाइल हैं, इनकी जो है ना सोशल सेक्टर के मसाइल हैं, इसके अलावा इनकी इकोनॉमिकल मसाइल हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आएंगे 30 के बाद, 30 के बाद आएंगे, आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पता है 30 के बाद इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। अभी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर नहीं आई ना, ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले डोमेन्स में जाएंगे ना, इनको लग पता जाएगा, और उस टाइम वो प्रिपेयर ही नहीं है। तो काउंसलिंग हुई नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे, काउंसलिंग हुई नहीं है। तो जब काउंसलिंग हुई नहीं है तो फिर तो ये मसाइल तो होंगी। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हर मोहल्ले में मस्जिद है, हर मोहल्ले में इमाम बरगाह है, हर गांव में, वहाँ पे हमारे उलमा साहिबाना के तकरीरी करते हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ये मैं नहीं कहता, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ये सारे देखो दरसगाहें हैं, यहाँ से बिल्कुल बच्चों की तरबियत क्यों नहीं होती, वजह इतना बड़ा गैप क्यों। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी भी तो एक वो है कि वो भी बच्चों की दरसगाह है, बच्चों की तरबियत, तालीम के साथ साथ तरबियत भी करती है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हमारा ग्राफ इतना नीचे क्यों है, हमने डिटरमिन नहीं किया। हमारे पास हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। तो ये चेंज करना पड़ेगा, निज़ाम चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे है नहीं बात,
और इसमें सारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, सारा इन्वॉल्व है ये। इसी यूथ को एम्पावर करने के लिए, इसकी काउंसलिंग करने के लिए अभी हमें क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे, क्या स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसमें क्या क्या रोल होना चाहिए हमारा? यूथ को प्रिपेयर करना है बेस्ट फ्यूचर के लिए, और ये एक सिंगल डोमेन का काम नहीं है। और इसको अगर हम कैटेगराइज कर लें तो इसमें ज़्यादा रोल स्टेट का आता है। स्टेट की पॉलिसीज़ ऐसे होने चाहिए कि वो यूथ ओरिएंटेड हो, क्योंकि स्टेट की अगर इकोनॉमी बन सकती है तो यूथ से बन सकती है, स्टेट की अगर सिक्योरिटी बन सकती है तो यूथ से बन सकती है, स्टेट की एजुकेशन की पॉलिसी अब उसकी जो स्टेटस बन रही है वो यूथ की वजह से बन रही है। तो स्टेट की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब हमें देखना ये होगा कि आया पाकिस्तान में इंक्लूडिंग पाराचिनार यूथ की जो पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म पॉलिसी है कि नहीं है? तो मेरा ख्याल है यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। पंजाब में यूथ के लिए एक अलग प्रोग्राम है, और बाकी जो है ना जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमें सिर्फ लैपटॉप स्कीम्स जो है ना वो हमें दे देते हैं। तो लैपटॉप इज़ नॉट द सोल्यूशंस फॉर द बेस्ट फ्यूचर, ये नहीं है। एक अच्छी बेस्ट पॉलिसी देनी चाहिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाने चाहिए। यूथ को जो है ना आपने ग्रैब करना है, और ये ग्रैब करना जो है ना स्टेट का काम है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन स्टेट को कौन बताए, या स्टेट से जो है ना ये राइट कौन ले सकता है? इसमें हमारे बाकी जो सोशल सेक्टर के जो हमारे वो है स्टेक होल्डर्स हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ को उजागर करें, और इसके ऊपर ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, ऐसे जो है ना प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें यूथ की जो है ना प्रेपरेशन के लिए ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बनाने चाहिए। इसमें सोशल सेक्टर का भी रोल आ सकता है, जैसे एनजीओज वगैरह है। एनजीओज तो किसी हद तक वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कोई ट्रिप अरेंज कर दिया यूथ को, या कुछ इस तरह के बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं, जिससे ये मसले हल नहीं होते। तो मेन रोल स्टेट का आ रहे हैं इसमें, जो बड़ा बिग एक उसको कहते हैं रोल। पेरेंट्स तो मतलब पेरेंट्स एक बच्चे को किसी हद तक तैयार कर सकते हैं, उनकी तरबियत और उनकी वो एजुकेशन की जो अखराजात हैं वो करके। असल कहानी वही वो है स्टेट के पास आ रही है कि स्टेट की प्रायोरिटीज़ क्या है। यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी है नहीं। मेरे पाराचिनार के या मेरे प्रोविंसेस के खैबर पख्तूनख्वा के यूथ को कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। बलूचिस्तान के लिए शायद हो कोई कि उन्होंने कोई स्कॉलरशिप्स दे दी बाहर भिजवाने के लिए कि बच्चे बाहर से पढ़ के आ जाएं। ये तो अपॉर्चुनिटीज़ है, ये नहीं उनकी मतलब बेस्ट फ्यूचर के लिए उसको प्रिपेयर करना है यूथ को। एज ए यूथ को आप कुछ खास एक तबके को जो है ना सिर्फ मास्टर के बच्चे बाहर भिजवा रहे हैं, तो आप मैट्रिक वाले तो नहीं भिजवा रहे हो ना। बच्चे जो है ना फिर प्रिपेयर तो एक्चुअल में वो मैट्रिक वाले ही हो रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, आपने उनको जो है ना शुरू से तैयार करना होता है ना उसको फ्यूचर। दूसरा ये कि एक ऐसे प्रोग्राम्स भी होने चाहिए जो यूथ के अंदर ये एक उजागर करें यूथ के अंदर कि यू कैन डू इट, और उनको आप इनकरेज करें। जितना यूथ को इनकरेज करेंगे वो इंटरेस्ट लेगा आपके इंटरनल मामलात में, आपके इंटरनल इश्यूज में वो इंटरेस्ट लेगा। तो उस इंटरेस्ट से जो है ना एक एनवायरनमेंट जो है ना वो जनरेट होगा, एनवायरनमेंट डेवलप होगा। तो ये एक तरीका है इसका। बाकी अगर मैं स्पेशली पाराचिनार का जिक्र करूँ ना, तो पाराचिनार में कहानी वही रोटेट हो रही है कि फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे एक ऐसा सेटअप बनाया हुआ है। सोशल सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे कुछ तंजीमें हैं, या कोई मरकज़ है, या कोई और तहरीक है, फेडरेशन है, या कोई इस तरह के और भी हैं। तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? क्या उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज़ डिटरमिन की है जो यूथ की तरफ हो? ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैंने अभी तक तो नहीं देखा अपनी लाइफ में, शायद आगे कोई प्लानिंग हो, अभी तक मुझे नज़र नहीं आया हमारे इन तहरीकों में, या इन जो मरकज़ के बुजुर्ग हैं, या हमारे जो बड़े हैं, जो मुशरान है जिसको हम कहते हैं, कभी इन्होंने कोई गवर्नमेंट लेवल पे यूथ के लिए कुछ मांगा है? मुझे नहीं अंदाज़ा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यूथ की प्रेपरेशन से हम कितने गाफिल हैं। बिल्कुल भाई, हम यूथ को तैयार करेंगे तो पाराचिनार में अमन भी आएगा, सुकून भी है। यहाँ जो अमन के दाई लोग हैं, जो अमन के नारे उठा रहे हैं, वो आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हुई नहीं है अभी तक। उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है,
जी। मतलब उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि प्रोटोकॉल होता है ना कि फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप्स उनके पास नहीं है। स्टेप 1 में कैसे होगा, 2 में कैसे होगा, 3 में कैसे होगा। उसके लिए प्रॉपर जो है ना काउंसलिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल। और वो काउंसलिंग करता कौन है, वो इनके पास है नहीं। यूथ की यकीन जाने अगर काउंसलिंग हो, ऐसी प्रिपरेशन हो, लीडरशिप जनरेट होती है। आपकी लीडर्स ऐसे यूथ से ऐसे निकलते हैं। और लीडरशिप की जो सोच होती है वो सोच आगे जो है ना कौमों को लेकर जाती है, नेशंस को आगे लेकर जाती है। बिल्कुल। हमारे सामने जो है ना एग्जांपल्स मौजूद है कि गवर्नमेंट का ज्यादा जो एक्सपेंसेस या उसका जो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूथ पे होनी चाहिए। जैसे जापानीज जो है ना वो अपनी यूथ को तैयार कर रहे हैं। वो तो यूथ जो है ना प्रिपेयर्ड है। उनकी यूरोप वाले उन्होंने आज़ादी दी हुई है यूथ को। हाँ, वो कुछ अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें कि उनकी यूथ जो है ना दूसरी साइड पे, हम रिलीजन में, हम इस्लाम से चूंकि हमारा ताल्लुक है, मुसलमान है हम, तो उस पर्सपेक्टिव में वो ज़रा डिफरेंसेस हो। लेकिन उन्होंने एक यूथ को ऐसा तैयार किया है कि आपको ज्यादातर यूथ जो है ना वो बड़ा मुतदिल किस्म का, सुपर किस्म का है। वो बिल्कुल, वो बर्दाश्त है उसमें, वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जैक्ट है, सही है। आप परचनार के किसी जवान से कुछ 1-2 सवाल पूछे तो सही आपको उल्टी सीधी जवाब देंगे, हाइपर हो जाता है, हाइपर हो जाती है। वजह क्या है? ग्रूमिंग नहीं हुई ना, तरबियत नहीं हुई, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की गई है। लेकिन अब फिर मेरी वही बात जो मैंने पहले कही थी कि अगर हम ये तवक्को करें कि स्टेट हमारे लिए कुछ करे जी, तो ये तो हम जब से स्टेट बना हुआ है हम तो यही तवक्को कर रहे हैं। 1947 से लेके अभी तक कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। स्टेट करते रहेंगे। आगे अल्लाह बेहतर जानता है स्टेट करेगा नहीं करेगा। ऐसा ही है। तो यूथ को अब खुद उठना पड़ेगा। अब डिजिटल जमाना आ गया है, यूथ को उठना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव वे में उठना पड़ेगा। बिल्कुल, यूथ को बर्दाश्त करने की जो है ना ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हर चीज को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जैसे आजकल के हालात में यूथ और जो हमारे मुशरान बुजुर्ग है ना आमने सामने आ रहे हैं, टसल्स में है काफी सारी जगहों पे कि वो आमने सामने आ रहे। तो मुशरान अपनी जगह तो खैर वो पुरानी जो कास्ट वाली बात है वो अब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मुशरान से तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये तो मौला अलैहिस्सलाम का कॉल भी है कि आप अपने बच्चों की तरबियत उनके ज़माने के मुताबिक करें। जो उनका ज़माना है अपने ज़माने के मुताबिक न करें। ऐसा ही है। तो अपने ज़माने के मुताबिक करेंगे यूथ नहीं रहेगा। हाँ, यूथ को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, ये बुजुर्गों का जो है ना उसकी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ, यूथ के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से उठाए। बिल्कुल। तो यूथ अपने आप को कैसे तैयार करेगा? मेरी सजेशन है यूथ को कि अपनी सूरत को खूबसूरत बनाना है। बिल्कुल, मतलब आप खूबसूरत तो होंगे, जाहिर है आपने बाल शाल बनाए होंगे और दाढ़ी शाड़ी रखी होगी, जवान होगी, आप खूबसूरत है, जवान है, लेकिन आपको खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी होना चाहिए। आपकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। और सीरत आती है आपकी एक्टिविटीज से। आप नमाज की तरफ आए, आप कुरान की तरफ आए, आप दीन की तरफ आए, और आप उसको भी दुनिया भी पकड़ें, आप दुनिया की तरफ आए, दुनिया में रह के ये चीजें करें, कर सकते हैं। दुनिया जहान के बड़े बड़े लीडर्स ने ये किया हुआ है। बिल्कुल। वो नमाजी थे, अच्छे नमाजी जो है ना वो। तो आपने खुद को ऐसे तैयार करना है और बर्दाश्त अपने अंदर लेकर आनी है, क्योंकि ये ब्लड नया नया ब्लड होता है, जरा जज्बाती होता है। तो यूथ जो है ना जज्बाती होते हैं। यूथ को चाहिए कि आप अब खुद अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, वो एक्सेप्ट करें और सीखने पे आए आप। एग्जैक्ट। तो क्योंकि काउंसलिंग की कमी है ना, तो जब काउंसलिंग की कमी है तो पहले मसाइल को आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे ही ये प्रोग्राम्स होते रहेंगे। जैसे आपके प्रोग्राम में मैं आया और मैंने इस चीज को हाईलाइट किया, इसी तरह हमारे और ब्रदरान जो परचनार से ताल्लुक रखते हैं या किसी और इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो आपके प्रोग्राम में आएंगे, किसी और प्रोग्राम में जाएंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह, वो भी किसी से कम नहीं है। उनको चाहिए कि इन चीजों के ऊपर जो है ना जरा बात करें, इनकरेज करें उसको, यूथ को इनकरेज करें, जवानों को, क्योंकि जवानों से ही आगे जो है ना कौम या नेशंस बनती है। बिल्कुल, कौम जिंदा रहती है, जवानों की वजह से रहती है। तो इनको इनकरेज करें, इनको तरीके बताएं। डिजिटल जमाना है आजकल, तो वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जवान, पैसे कमाते हैं। तो जब वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, तो एक मुआशरे को जो है ना ऊपर उठा सकते हैं वो। ये भाग दौड़ जो है ना जब तक इन जवानों के हाथ में नहीं आएगा, लेकिन जवानों को अब काउंसलिंग खुद करनी पड़ेगी। अब मजबूरी है, क्योंकि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कर नहीं है रहे। मरकज अपना काम कर रहा है परचनार में, वो तो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस के साथ साथ उनका ये भी डोमेन बन रहा है,
ये बन रहे हैं, ये मैं कहता हूँ, ज़ाती तौर पर कहता हूँ, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फोकस करें हमारे फ्यूचर के ऊपर। इसी तरह और भी जो तहरीकी वगैरह या बाकी लोग हैं, सोशल जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स एग्जैक्ट, वो लीड कर रहे हैं इस वक्त, वो फ्रंट फुट पे हैं वो सारे, तो किसी हद तक उनके पास रिसोर्सेज भी तो बिल्कुल है। एग्जैक्ट। और इसके अलावा हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है, एजुकेटेड है, तो जैसे ये टीचर्स हैं, उनको चाहिए कि ये किताबी चिड़ी ना बनाए इनको, बिल्कुल, और नॉलेज के साथ साथ इनको एक अच्छा इंसान भी बना दें। सही है। और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छा इंसान में कैसे बना सकते हो। टीचर का ये तो हमें समझना चाहिए। अगर मैं एक बच्ची के अंदर जो है ना उसकी ग्रूमिंग चाहता हूँ ना, तो मुझे पता होना चाहिए। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी से पूछ लूँ या मैं किसी से जो है ना वो सारे तरीके देखूँ कि मैं इस बच्चे को कैसे या इन बच्चों को मैं कैसे इनकी वो करूँ, तरबियत करूँ, इनको मैं कैसे तैयार करूँ इनकी, ताकि इनकी फ्यूचर जो है ना आगे कल बेहतरीन फ्यूचर हो। तो ये अब मुझे ये चीज़ें आने चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेक होल्डर सारे उठाएंगे तो होगा। लेकिन अल्टीमेटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप पर है। स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी चाहिए। अगर स्टेट नहीं लेता तो फिर तो मुआशरा नहीं बनता। माशरे हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं ना कि अगर स्टेट या मुशरान या जो हमारे आबाओ अजदाद है उन्होंने नहीं लिए, ओके, अभी टेक का दौर है, हम खुद तो एटलीस्ट रिसर्च करना स्टार्ट करें। ये जो चीज़ें फजूल में हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, टिकटॉक को स्क्रॉल करते हैं, इसकी बजाय हम काफ़ी सेशंस, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, डिजिटल दौर है, हम कनेक्टिविटी दुनिया के आखिरी कोने तक भी कर सकते हैं, सीखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यार हमारे पास मॉडल जब जापान मॉडल मौजूद है, नेट से आप जापान मॉडल ले लेना, ये इम्प्लीमेंट करें। अब मजबूरी है, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट जो है ना कर नहीं रहा ये काम, और बाकी स्टेक होल्डर्स भी नहीं कर रहे। उनकी अपने प्रायोरिटीज है, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन की है, वो लगे हुए हैं अपने इसमें। अभी खुद काम में करना पड़ेगा, ये खुद करना पड़ेगा, जवानों को अब खुद करना पड़ेगा। सही। जैसे एक कुछ नजर आ रहा है पाकिस्तानी लेवल पे कि कुछ जवान निकल आए हैं, और रिसेंटली अभी वो बांग्लादेश में आया है, तो ऐसे अब थोड़ा सा ना ये चेंज आना चाहिए, चेंज आएगी इंशाल्लाह, आएंगे चेंजेस आएंगे। अभी जितनी सर मैं इन्वॉल्व हूँ या जितना मैं कुरुम के लोगों को जानता हूँ, अभी स्लो ना उनमें अवेयरनेस आ रही है, लेकिन बहुत स्लो हो रही है। इसको फास्ट होना चाहिए, और फास्ट होने के लिए मुझ जैसे, आप जैसे, हर एक का एक रोल बनता है कि कोई ना कोई बात करे इन चीजों पे। इसमें दिलावर भाई एक चीज है जी, ये जो स्लो प्रोसेस चल रहा है ना, इसके रीजंस हैं, वजूहात हैं इसकी। अगर देखा जाए ना तो हम दुनिया के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन असल में हम दुनिया के साथ नहीं है। दुनिया हमसे बहुत आगे है, नो डाउट। बहुत तरक्याफ्ता कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, वहाँ पे यूथ भी जो है ना हमसे बहुत ज्यादा आगे है। और अशलार में तो ये रिसेंटली अभी इंटरनेट गया होगा, उनको तो अभी पता चल गया कि ये डिजिटल मोबाइल है, ये डिजिटल दुनिया है, ये इस तरह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन लोगों ने क्या किया, और हमें अब उन्होंने बना के हमें दे दिया। हाँ, हमें दे दिया। तो इसलिए एक तो हमारा ये प्रोसेस भी जरा स्लो चल रहा है कि हमें पता चलते 5-10 साल तो इसमें निकल जाते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज ये है, और उन्होंने कोई और चीज तैयार है, वो 20 साल आगे निकल गए होते। तो एक तो ये है कि हमें जरा दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें मोटरसाइकिल पे सवार होकर दौड़ना नहीं पड़ेगा, हमें दौड़ना पड़ेगा यहाँ से। तो हम बच्चे तैयार करेंगे, पोटेंशियल की कमी नहीं है, यकीन जानिए, ये बड़ी पोटेंशियल कौम है, ये बहुत पोटेंशियल कौम है, टैलेंटेड है, इसके अंदर बहुत टैलेंट है। मैंने परचनार के अंदर देखा है, टैलेंटेड कौम है, बहुत तेज। लेकिन ये पता है अजीब सी, मतलब इन्होंने वो निजाम बनाया हुआ है। मैं अभी गया था तो मैंने देखा है सारा, मैंने बड़ा एंजॉय किया है। जवानों, अच्छा मेरे ज्यादा इंटरेक्शंस जवानों के साथ रहे वहाँ। कोई जवान मुझे ना, मैं उनको जानता था ना वो मुझे जानते, मैं उनको रोकता था कि भाई रोको जरा, तो पढ़ते हो, मैं ऐसे सवालों से पूछता था क्या करते हो, तो अक्सर मुझे ऐसी नजरों से देखते थे कि भाई है कौन, ऐसे पूछ रहे हैं। उनको क्या पता था कि भाई मैं तो कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ कुछ देखना चाहता हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ अपनी नॉलेज के लिए कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं, किस नहज पे खड़े हैं। तो मुझे तो ज्यादा इंटरेस्ट ये लगा कि मेरे बच्चों में उनको बंदूक से बड़ा शौक है, एक ही बहुत ज्यादा, वो हथियार के बारे में अच्छा जानते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि टाइम जाया करना ना उनका मशगला है, टाइम बड़ा जबरदस्त तरीके से जाया करते हैं, सारा दिन फिरते रहते हैं, सुबह से निकलते हैं, शाम को घर पता नहीं आते हैं, नहीं आते दोस्तों के साथ, टाइम बड़ा जबरदस्त। ये मैसेज दे रहा हूँ अपने जवानों को। तो जवान, दूसरा ये कि जवान में बुजुर्गों के साथ जो है ना एक
रस्साकशी शुरू की हुई है कि हमें अपने राइट्स दे दो, और ये वो मतलब बुजुर्गों से राइट्स लेना इतना आसान काम नहीं है। जवान बड़ी जज्बाती होकर उनसे ले रहे हैं तो झगड़ा होगा, हर घर में झगड़ा है आज। ऐसा ही है। आजकल जो है ना मैं देखता हूँ लेकिन सर वही रोप की जैसे आपने बात की, बेशक हम दोनों खींच रहे हो, अगर मैं जीत भी जाऊं गिरना तो है मैंने। एग्जैक्ट ऐसा ही है। अगर आप जीत जाओ उसमें एट द एंड क्या है, गिरना तो है, गिरना तो चाहे मैं इवन जीता भी हूं तब भी गिरूंगा। बस ऐसा ही है। तो अब जो है ना इसको जरा समराइज कर लो कि ये एक फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर तो ऐसे बनेगा इनका, ऐसे ही। और फ्यूचर के लिए इनके हमने काउंसलिंग करनी है हर सूरत। अगर हमसे नहीं हो सकती, होगी भी तो नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही, अल्लाह करे कि हो जाए। यूथ को खुद जो है ना काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। डिजिटल जमाना है, सब कुछ है। ऐसे ही। एक पास्ट है, पास्ट में अगर हम देखते हैं, पास्ट से हमें अच्छा सबक मिलता है, क्योंकि 3 जो है ना दिन है, एक गुजरा हुआ दिन है, एक आज का दिन है, एक आने वाला दिन है। कल का तो मुझे पता है कि कल का दिन कैसे गुजर गया, आज का अभी तक मुझे पता है कि कैसे गुजर गया, आगे का मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे गया। हाँ, इसके लिए प्लानिंग मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्लानिंग जब कर सकता हूँ तो पिछला जो गुजरा हुआ है उसकी बेस पे मैं कर सकता हूँ। इम्पोर्टेंट है वो, बिल्कुल। सो पीछे जो गुजरा हुआ है वो मेरी तैयारी का दिन था, कि मैंने उस दिन तैयारी की थी कि नहीं की थी, ठीक है। उसका फल आज मिलेगा मुझे। गुजरी हुई में अगर मैंने तैयारी की है तो मुझे आज उसका फल मिलेगा। आज जो है ना, जो मुझे फल मिल रहा है वो फल मैं कहा कि उससे सबक लेके अगले की तैयारी करूंगा, अगले की तैयारी करूंगा। तो अगला दिन पता नहीं अब कैसे आएगा। अब अगर मैं ये एलिजिबल हुआ कि मुझे कल के दिन का पता चल जाए कि मेरा कल का दिन अच्छा होगा, तो इसका मतलब ये है आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ। हमने यूथ को ऐसे तैयार करना कि उसको कल का पता हो कि कल जो है ना उनका अच्छा दिन है। बिल्कुल, ये यकीन ही हो, एनालिसिस भी स्ट्रांग हो। पास ये है, दुनिया में यही को हो रहा है, दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है कि कल उनको पता है कि कल का दिन क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे। मेरा यूथ तो आज भी मायूस है, उसको नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। जो हुआ वो भी उनको नहीं पता कि मेरे साथ ये हुआ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। कल का तो उनको बिल्कुल सिरे से पता नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होना है। उनकी माइंड में जब ये होगा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कल उनका वीजा जो है ना कनाडा का आया होगा कि चलो तुम कनाडा चले जाओ, इसी तक प्रोग्राम बना के कनाडा भाग जाता है। तो ये निजाम से भागना ये हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। कितनी भागेंगे, सारे भाग जाएंगे, फिर निजाम तो वही है ना। ऐसा ही है। तो हमने प्रायोरिटी सेट करनी है, यूथ ने खुद भी प्रिप करनी है। यूथ को चाहिए कि हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल। तो ये एक बेस्ट मेरे ख्याल से सर अप्रोच करना चाहिए हमारी यूथ को। इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट एक फील्ड में, लेट्स से मेरा इंटरेस्ट बनता है बायोकेमिस्ट्री में, तो आई कैन अप्रोच यू कि आपसे नॉलेज, आपके जो पब्लिश किए हुए पेपर्स हैं, आपके जो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आपने कोई बुक्स पब्लिश किए होंगे, आपसे गाइडेंस पे ले सकता हूँ। इसी तरीके से जैसे डिजिटल दौर में हम रह रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो मेरे लिए एक रिसर्च ज़रूरी है। तो उस रिसर्च के लिए मेरे पास कंटेंट बेतहाशा पड़ा हुआ है। यूट्यूब चैनल्स हैं, फ्री कोर्सेज मिलते हैं, और आपको गूगल बाई तो वैसे भी जिंदा है। एग्जैक्ट उससे तो हर चीज़ मौजूद है। हाँ, उसमें सब कुछ मौजूद है। अगर हम इन्हीं चीज़ को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह अच्छी खासी ग्रोथ भी आएगी और अच्छी खासी नॉलेज भी आएगी, क्योंकि कुछ तो करना है। हमारी यूथ ने आगे बढ़ना है तो उनको खुद तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जाहिर है उनकी कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। आज पास्ट है, कल यही जो है ना हमारा ये बुजुर्ग पास्ट हो जाएंगे और उनके बच्चे होंगे। अब वो जो नए बच्चे आएंगे ये प्रिपेयर्ड नहीं होंगे कि उनको क्या देना है। ऐसा ही है। ये ट्रेंड अभी हमने तोड़ना है, ये सेटअप इन्होंने तोड़ना है। अब जब तोड़ेगा तो जरा चेंजेस आएंगे, अदरवाइज नहीं तो ये बंदूक और ये सारे ये चलता रहेगा। ऐसा ही है, नारों से कुछ नहीं बनता। ये चौकों पे आके नारे लगाओ और बैठ के धरने दो, और इन चीजों से कुछ नहीं होता। इसका प्रैक्टिकल ऐसा ही है, प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा हमें। दुनिया बहुत आगे गई है, बिल्कुल हमसे बहुत आगे गई है, और इंसानी सोच बहुत आगे गई हुई है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, वो चीजें बहुत आगे जा रही है। टेक्नोलॉजी जो है ना किसी एक लेवल पे जा रही है। तो कल क्या करोगे जब आप तैयार नहीं हो, तो फिर क्या करोगे, और आपने उस दिन के लिए कैसे तैयारी पकड़नी है। तो जाहिर है ये अब मेहनत करनी होगी, ये तैयारियां जो है ना अब करनी होंगी। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना अब सोचना पड़ेगा
नहीं तो ये पता नहीं कौन सी, मेरा ख्याल है कि ये 90s की जो है ना स्टार्ट में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते थे जी, अब अभी अभी वो भी जो है ना अभी भी वही लड़ाइयाँ झगड़े हो रही हैं, मतलब कि चलो जंग छिड़ गई, लाइट आ गई, बिजली गई, पता नहीं क्या, रिसोर्सेज की कमी है, हर एक चीज़ चल रही है। कितना खूबसूरत इलाका है हमारा, कितना खूबसूरत जो है ना वतन है हमारा, हमने इसको जहन्नम बना दिया है। सही बात है, ये हमने खुद बनाया है, ये हमारे अपने अमाल हैं, करतूत हैं, हमारी अपनी गलतियां हैं। हाँ, घरों में जो है ना वो मैंने अक्सर अच्छा एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जी, कि घरों में वो इज्जत नहीं रही लोगों की आपस की, बिल्कुल छोटे बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, बुजुर्ग छोटों का ख्याल नहीं रखते, ऐसा ही है। तो मतलब सब ने अपना सर पहले जैसे आप किरमान गांव से आए, जैसे गांव में मैं अगर अपनी भी एग्जांपल दे दूं ना, गांव हम जैसे ही जाते हैं उधर पाराशिनार में, तो उधर पहले जब हम छोटे हुआ करते थे उस टाइम एक मजा आता था, एक घर में जाते थे फिर दूसरे घर तीसरे घर, क्योंकि गांव वाले नहीं है। हाँ, अब वो चीज़ नहीं, अब नहीं है। अब मैं अगर जाता हूँ ना तो बहुत सोच समझ कर जाता हूँ, और एक वो डर खौफ होता है कि मेरे पीछे क्या बोलेंगे, क्या होगा, लाइक इस तरीके से हम डर गए हैं। ये दिलावर भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मेरे सामने दिलावर भाई बैठे हैं, पैंट शर्ट में है जी, मैं शलवार कमीज में हूँ, वो पैंट शर्ट में। अभी अगर हम गाड़ी में बैठ जाए ना, हम कहें कि पाराशिनार जाएंगे, जी, तो सबसे पहले दिलावर भाई कहेंगे अच्छा मैं चेंज करके आता। डेफिनेटली। तो वजह क्या है, रीज़न क्या है, ये पैंट शर्ट कौन सी गुनाह है, क्या है, हम पाराशिनार में क्यों नहीं पहन सकते। अब अगर मैं ये बात करूं तो काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद नहीं आएगी, वो कहेंगे भाई ये पता नहीं कौन सा अंग्रेज़ों का निज़ाम ला रहे हैं। नहीं है ऐसा, देखो मेरी पहचान है शलवार कमीज पहचान, मैंने इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे उसको मैंने बुरा कहना नहीं है, वो बुरा नहीं है, ड्रेस है, इससे क्या होता है, मैं यहाँ पहन सकता हूँ, वहाँ क्यों नहीं पहन सकता। पहन सकते हैं। मैं तो यहाँ पैंट शर्ट में, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम अंग्रेज हो, तुम काफिर हो, तुम ये हो। अच्छा पाराशिनार में जाऊंगा तो मुझे काफिर भी कहेंगे, अंग्रेज भी कहेंगे, पत्नी मॉडर्न भी कहेंगे। देखो ये चीजें हैं, ये प्रायोरिटीज है। अभी अगर प्रायोरिटीज हमने जो है ना ये रखी है ना, तो हम इसी तरह तबाह बर्बाद रहेंगे। प्रायोरिटीज डिफाइन करनी, डिफाइन करेंगे तो हम आगे जाएंगे, चेंज आएगा और एक पॉजिटिव चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आना भी चाहिए। थक गए बस अब इन चीज़ों से, मेरे जैसे मैं 40-42 साल या 43 साल मेरे गुजर गए, मैं थक गया हूँ यार कि झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, बदअमनी है। मैं अपने दोस्तों को पाराशिनार नहीं लेके जा सकता अनफॉर्चुनेटली। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार बड़ी बातें सुनी है पाराशिनार की, तो मैं नहीं, बस अब ये काफ़ी हो गया। हाँ, और ये अब काफ़ी हो गया। अब यूथ को जो है ना खुद हम सामने आना होगा, यूथ को इंटरेस्ट लेना होगा, बजाय कि वो टिकटॉक पे जाके और इन फुजुल चीज़ों में जो है ना टाइम ज़ाया करके। मैं उस दिन कुछ देख रहा था कि एक फैमिली है, वो सिर्फ टिकटॉक के लिए एक वीडियो बना रही थी। वो किसी नाले में जाके गए, तो जैसे उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, ऊपर से पानी आया, वो पानी में फंस गए। थोड़ी देर तक जो है ना पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई, और फिर उसमें बह गए सारे। तो मैं वही सोच रहा था कि देखो मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, अगर ये इसका अच्छा इस्तेमाल करते तो आज इनकी जानें ना ज़ाया होती। सही बात है। वो गलत इस्तेमाल की वजह से उनकी जानें ज़ाया हो गई। तो ये मत समझे कि आप गलत मोबाइल इस्तेमाल करें आपकी जान ज़ाया नहीं होगी, जान भी ज़ाया हो सकती है। पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इन्हीं टैग को, इसी टिकटॉक को, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को हम लोकल बिजनेसेस के लिए यूज कर सकते हैं। हमारी जो खातून है, उन लड़कियों को मैं कहूँगा या उन लड़कों को मैं कहूँगा, अगर आप वीडियोस बनानी ही है तो कोई काम की तो बनाए ना, उससे कोई बिजनेस तो, जैसे हम लोकल बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, जैसे चूड़ियाँ वगैरह बेचना है, ये सारी चीज़ें घर बैठ के फीमेल बेच सकती हैं। तो अगर हाथ दिखा रहे हो करो, उन चीज़ों पे बात करो और उन चीज़ों को प्रमोट करो, पैसा भी आएगा और आपकी सेल्स भी होगी, आपका बाई वगैरह बेच सकता है। ये यही चीज़ है, इसको माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं असल में। ये चीज़ है, ये गाँव से भी शुरू होते हैं, घरों से शुरू होते हो हैं। सकता है। ये जो मुझे नाम याद नहीं रहा, इसका क्या नाम है, ये डॉक्टर यूनुस, सॉरी याद आ गया, ये बांग्लादेश का भी इनको बुरी हुकूमत दे दी है। डॉक्टर यूनुस को इसको जो नोबल इनाम मिला है ना, प्राइस जो मिला है इसको, ये इसी माइक्रो फाइनेंसिंग की वजह से इसको मिल रहा है। तो वो यही था कि इन छोटी छोटी चीज़ों को ना बेस्ट एक पॉजिटिव वे में जो है ना यूटिलाइज करना है। आप इस टेक्नोलॉजी को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर लो। ये फजूल की वीडियोस लगाना और एक दूसरे के पीछे गालियाँ गलोच और ये नहीं, इसको यूटिलाइज करो आप जो है ना लोगों में, मतलब इसको आप कारोबार बना सकते हो, बिजनेस माइंड बना सकते हो, बिजनेस डिजिटल बिजनेस बना सकते हो। एक अखलाक के दायरे में यूरोप क्या कर रहे हैं यार, बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं सारे। हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ हैं यार,
हम तो कोई चीज़ नहीं बेच रहे, हम तो सिर्फ गालियाँ बेच रहे हैं इस चीज़ में। तो ये तो फिर वही है ना कि इस यूथ को हमने एजुकेट करना था, लेकिन क्या नहीं है, अभी और करना उसमें पड़ेगा। फेल्योर है ना, उसके स्टेट की फेल्योर आ रही है, हमारे बुजुर्गों की फेल्योर आ रही है, और फिर हमारे टीचर्स की फेल्योर आ रही है, और पेरेंट्स की फेल्योर तो वैसे भी है कि वो घरों में उनकी तरबियत उस तरीके से हो नहीं रही। कोई जो हमारा यूथ है, जवान है, वो इस चीज़ को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो किसी की बात सुन ले, इतनी वो जज्बाती है, इतने अग्रेसिव है। तो एक तो ये है कि इसके साथ इनके हेल्थ के मसाइल भी बनेंगे। अब इसी इतने डिप्रेशन में है ये जो बच्चे हैं 15-20 साल के बच्चे, ये इतने डिप्रेस्ड हैं, तो ये 40 साल में इनकी डिप्रेशन का लेवल क्या होगा, ये आप अंदाजा लगाएं। तो ये मैं तो डिप्रेस्ड यूँ होंगे कहूँगा ना। सर कि 40 तक वो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। ऊपर से फिर वो सिगरेट भी पीते हैं ना तो वो तो एक ऊपर एडिशनल एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इनको कौन समझाए कि बच्चे ये रिस्क फैक्टर है, आपकी सेहत के लिए ये चीज़ खतरनाक है। नहीं, मैं जहाँ पे गाड़ी वॉश करने के लिए जाता था ना अक्सर, तो वहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं ना। जहाज तो ये उड़ा जहाज मोटरसाइकिल पे जहाज़ों की तरह आके तो 3-3 4-4 बैठे होते हैं, और तीनों ने सिगरेट लगाई है और ऐसे चस्के ले रहे हैं। ये मैं हैरान कि भाई कर क्या रहे हो, खुदा के बंदो, स्कूल नहीं जा रहे हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो, किसी जगह अपने वालिद के साथ किसी कारोबार में नहीं जा रहे हो, कारोबार तो करो, बिजनेस तो बनाओ, कोई सेटिंग बिजनेस सेट करो। ये क्या है, नहीं भाई हमने फलां जगह जंग पे जाना है, हमने फलां काम ये करना है, दबड़ दोस्त और ये वो, ऐसा नहीं चलेगा। ये वाकई तबाही है, और अल्लाह ताला हमें इस तबाही से बचाए। अच्छा सर, रैप अप करने पे आते हैं। जी जी, हमारे ऑडियंस को कोई पैगाम जो आपके दिल से निकले, और जवानों के लिए बल्कि पूरी ऑडियंस के लिए हो। पूरी ऑडियंस के लिए तो है, लेकिन अब जवानों को और फिर बुजुर्गों को ज़रा अलग अलग करें। जवानों से गुजारिश है कि अपने अंदर जो है ना बर्दाश्त लेकर आए, हर चीज़ को पॉजिटिव मूड में लें, चाहे वो टेक्नोलॉजी है क्यों नहीं है। मुझे पता है कि जो मेरे जवान टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरा जवान अगर टेक्नोलॉजी से लेस है तो वो जवान है, यूथ है, उसका बेस्ट फ्यूचर भी है। बिल्कुल। आप बेशक सोशल मीडिया का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, पॉजिटिवली इस्तेमाल करें इसको, और एक बासीरत जो है ना इंसान बने, और इसके लिए आप जो है ना दीन का दामन भी पकड़े और दुनिया को भी साथ पकड़े, और एक ज़िम्मेदार शख्सियत बने। और आपकी ज़िम्मेदार शख्सियत बनने के बाद आगे नस्ल जो है ना ज़िम्मेदार बनेगी। बुज़ुर्गों से जो है ना रिक्वेस्ट है, उनको मैसेज है कि मसाइल को समझें, ये दुनिया कहाँ जा रही है, इन मसाइल को आपने समझना है। आपने यूथ को इनकरेज करना है, यूथ को आपकी तरफ से जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे दें, उनको मौका दे दें। आपके हाथ में जो कारोबार है, जो चीज़ें हैं, यूथ को उसमें इन्वॉल्व करें। यूथ की जो है ना जो एक पावर है उसको यूटिलाइज करें, ताकि वो आपकी कारोबार जिस स्टडी पोजीशन में जा रही है उसे वो ऊपर चला जाए, अब ऊपर लेकर आएगा उसको। तो यूथ पे भरोसा करना पड़ेगा, और यूथ को आपने ट्रेनिंग भी देनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुजुर्गों। और अचनार लेवल पे जो है ना मेरा ये स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट है, जिसमें हमारा मरकज़ भी आता है, तहरीक भी आ है, और साथ और भी जो तंजीमें हैं, और बाकी जो स्टेट है स्पेशली उनसे हम डिमांड भी कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि यूथ के ऊपर फोकस करो, हमारी यूथ को तैयार करो। और ये सिर्फ पराचिनार नहीं, ये टोटल कुरुम की बात कर रहा हूँ, टोटल कुरुम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अपर कुरुम है, सेंट्रल कुरुम है, लोअर कुरुम है। यूथ को बनाए, यूथ बनेगा तो आगे। आज यूथ मैं देख रहा हूँ सड़कों पे है, लेकिन यूथ की काउंसलिंग हुई नहीं है। बिल्कुल, उनकी काउंसलिंग करो, और ये यूथ जो है ना ये आगे जाएगा और एक बेहतरीन फ्यूचर बनेगा इंशाल्लाह। तो ये एक मेरा छोटा सा मैसेज है उनके लिए। अच्छा सर, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसके साथ हम पॉडकास्ट रैप अप करते हैं वो है चिनार के पत्ते के बारे में। चिनार के पत्ते के बारे में आप क्या सोचते हैं? चिनार के पत्ते तो यकीन जाने मुझे पहले पता नहीं था, मुझे थोड़ा कहीं से पता चल गया कि यार चिनार के पत्ते भी होते हैं तो मैं तो सोच रहा था कि वो जो चिनार का दरख्त है उसके वो पत्ते हैं, बाकी वो पत्ते हैं तो उनकी अहमियत है। बिल्कुल, वो पत्ते जब हों तो छाँव प्रोवाइड कर, बिल्कुल, वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है। तो ये पराचिनार के पत्ते या चिनार के पत्ते, तो इसको मैं पराचिनार के पत्ते से फिर तशबीह दूंगा। ये वो पत्ते हैं जो हमारे मुल्क, हमारे इलाके के लिए एक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है।
तो आपने उसके ऊपर प्रोग्राम जो बनाया या एक इनिशिएटिव दिया है, ये एक बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त है। मुझे पर्सनली मुझे काफ़ी लोगों का पता इसी फोरम से पता चला है कि वो क्या क्या कर रहे हैं इस मुआशरे में, सोशल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, या बाकी जो सेक्टर्स है वहाँ पे उनके बड़ा बड़ा रोल है, वो प्ले कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चिनार के पत्ते अच्छा प्रोग्राम है, इसको आगे जाना चाहिए इंशाल्लाह, इसको ऊपर लेकर आए इंशाल्लाह। और ऊपर लेकर आना चाहिए। ऐसे डिबेट्स होने चाहिए, ऐसे इंटरेक्शंस होने चाहिए। आज मैं अकेला बैठा हूँ, कल को मेरे क्रिटिसिज्म के लिए किसी एक और बंदे को भी लेकर आए बिठाएं, ताकि वो मुझे क्रिटिसाइज करें कि आप बात गलत कर रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग तो क्रिटिकल होना चाहिए, झगड़े वाला नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्राम को ऐसे मॉडिफाई अगर कर लें हम, अच्छा सा मजीद इसको ऊपर लेकर आए, तो दुआ गो हैं आपके लिए और आपके प्रोग्राम के लिए दुआ गो हैं, और आपके लिए स्पेशल दुआ गो हैं, अपने मुल्क और अपने इलाके पर चिनार के यूथ और जवान बुजुर्गों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करें और कामयाबी आता करें। थैंक यू। आपका आने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जिन मसरूफियात से टाइम निकाला है, ऑब्वियसली आप इन्वॉल्व हैं एजुकेशन सेक्टर में और यूथ के साथ। बहुत मज़ा आया यूथ पे टॉपिक या डिबेट कह लें या इस पे डिस्कशन कह लें, मुझे पर्सनली तो बहुत मज़ा आया है और उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी आया होगा। तो बेसिकली इस फुल पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यूथ को एम्पावर करना था। यूथ से रिलेटेड क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, चाहे वो मेजर स्टेक होल्डर्स हों, चाहे हमारे मुशरान हों, हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे टीचर्स हों, इन सारों का क्या रोल बनता है, इस पे हम सारों को कंबाइन कोलेक्टिवली काम करना चाहिए। हर बंदा अगर अपना अपना रोल अदा करेगा तो इंशाल्लाह कुरुम बेहतरी की तरफ भी जाएगा। ना सिर्फ कुरुम बल्कि हमारे जिनको हम चिनार के पत्ते बोलते हैं, तो इसी पॉडकास्ट में मैं हूँ ना हूँ, लेकिन वो चिनार के पत्ते पूरी दुनिया तक फैलेंगे। वो चिनार के पत्ते जो कुरुम डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उस कुरुम को पुरअमन भी बनाएंगे, उसमें डेवलपमेंट भी आएगी, उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इनके साथ तो मज़ा आया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, रैप अप करते हैं और मिलते हैं इन्हीं की तरह किसी और चिनार के पत्ते के साथ। अल्लाह हाफिज।